हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रामीण विकास के टॉपिक को। हम अभी तक जो पढ़ते आए हैं, आज उसी लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे वन संसाधनों को लेकर। वन संसाधन ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए कई प्रकार के आर्थिक और औषधीय महत्व के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही ईंधन के रूप में भी वन का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से आज हम यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित कुछ जो भी डाटा आए हुए हैं, चाहे उनके प्रकारों को लेकर चर्चा करनी हो या उनके महत्व को लेकर चर्चा करना हो, वनों के प्रकारों को लेकर चर्चा करनी है, इम्पॉर्टेंट जो होते हैं पेड़ पौधों को लेकर जो भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वनावरण या वृक्षावरण जैसे क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं प्रतिशत के लिहाज से, साथ ही क्षेत्रफल के लिहाज से सर्वाधिक और न्यूनतम राज्य कौन की श्रेणियों को भी देखा जाएगा। इसके अलावा कार्बन स्टॉक की चर्चा की जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आइए देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से संबंधित कुछ तथ्यों को। देखिए, जो रिपोर्ट आई, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रिपोर्ट आई कब है, तो ये 30 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के नाम से इसे जारी किया गया है। यहाँ पर जारी करने को लेकर इस श्रृंखला में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 कौन सी रिपोर्ट है, संख्या क्या है, तो इसमें ध्यान रखिएगा 16वीं रिपोर्ट है ये इस श्रृंखला की। अब तक जितनी भी रिपोर्ट जारी की गई उसका नंबर जो होता है 16वीं श्रृंखला की रिपोर्ट है ये। इसके अतिरिक्त इसे जारी कौन करता है और किस तरीके से इसे सर्वेक्षण कैसे किया गया है, तो देखिए देहरादून स्थित जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है उसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन, जो इसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग प्रणाली, एक उपग्रह के माध्यम से चीज़ों को लेकर आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश के वनों एवं वृक्षों की स्थिति का यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है। तो पहली चीज़ कैसे किया गया है, किसके माध्यम से यहाँ पर सर्वेक्षण किया गया है, तो रिमोट सेंसिंग प्रणाली या सुदूर संवेदन प्रणाली के उपग्रहों के माध्यम से यहाँ पर चित्र को लिया गया है। अर्थात पूरे भारत में वनों की स्थिति कहाँ पर कैसी है उसका जो निरीक्षण किया गया है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया बल्कि उपग्रह जो हमारे होते हैं अंतरिक्ष में, उन उपग्रहों के द्वारा चित्रों के माध्यम से वहाँ पर देखा गया कि कहाँ पर कितनी यहाँ पर हरियाली है, कितने पेड़ पौधे हैं। किसके द्वारा किया गया, संस्थान का नाम भारतीय वन सर्वेक्षण है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन और हो सकता है कि भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है कब जारी की जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रत्येक 2 वर्ष में, अर्थात हर दूसरे साल यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। जैसे कि अभी हाल ही में 2019 में से जारी किया गया, तो नेक्स्ट जो रिपोर्ट आएगी वो 2021 में रिपोर्ट आएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर बात की जाए कि सर्वप्रथम जो भारतीय रिपोर्ट आई कब थी, तो 1987 में। ध्यान रखिएगा 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 वर्ष के अंतराल पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए 1987। इसके पश्चात प्रत्येक 2 वर्ष में आता है, किस संस्थान के द्वारा अगर पूछा जाए तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत कुछ अन्य चीज़ों को लेकर, अन्य क्या, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वैश्विक स्तर पर यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र कौन से हैं और इसकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ पर आपके आंसर देख लेते हैं। वहाँ पर इस तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पर कैसे हल कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए किस उपग्रह का प्रयोग किया गया है, तो उसका नाम है रिसोर्स सेट 2। इसको ध्यान रखना है, रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के माध्यम से यहाँ पर वन एवं वन संसाधनों का आकलन यहाँ पर किया गया है, उससे प्राप्त आंकड़ों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और क्वेश्चन है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 10 देशों में 8वें स्थान पर है जहां वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण या कह सकते हैं वृक्षारोपण या सर्वाधिक वनों की स्थिति में जो ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है, उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो इसको ध्यान रखना है कि 8वें स्थान पर भारत को यहाँ पर स्थिति देखी गई है। 8वां स्थान भारत का है वार्षिक स्तर पर वन क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि के कारण। किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। नेक्स्ट टॉपिक एक चीज और देख लेते हैं इसमें।
ये रिपोर्ट जारी कब की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा वन संसाधनों के संदर्भ में प्रत्येक 5 वर्ष, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जैसे कि हमने देखा कि वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल में जारी की जाती है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो प्रत्येक 5 वर्ष में जारी की जाती है। और दूसरा जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी की जाती है। पिछली जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो कब जारी की गई थी? 2011 से 2015 की जो रिपोर्ट थी 2015 में जारी की गई थी। तो अगली जो रिपोर्ट हो सकती है वो 2016 से 20 की 2020 में जारी की जा सकती है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना वायरस का इफेक्ट आप देख रहे हैं, तो हो सकता है रिपोर्ट में लेट भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें जो डाटा है हम उसको इतना पर ही ध्यान रखते हैं। तो 5 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। जो संगठन है उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। जो पिछली रिपोर्ट आई थी उसमें जो डाटा था 2011 से 2015 तक का था। और भारत का जो स्थान इसमें दर्ज किया गया था वो कौन सा था? 8वां स्थान, जहां पर सर्वाधिक वृद्धि वन क्षेत्रों में देखी गई। तो यहाँ पर हम वन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन होता क्या है? क्या वन की परिभाषा आपको पता है? वन किसे कहते हैं, क्या आपको ये पता है? तो देखिए, जो वन की परिभाषा अगर हम कहें तो वनों की जो रिपोर्ट है या डाटा है, वहाँ पर उनके घनत्व के आधार पर बेसिकली वनों को वहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है, उनको वन की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो घनत्व के आधार पर जो वन अगर हम वर्गीकृत करते हैं, यहाँ पर 3 वर्ग इसके बनाए गए हैं। एक है सघन वन, दूसरे हैं घने वन, तीसरे हैं खुले वन। सघन वन क्या होते हैं? ऐसे वन क्षेत्र जहां पर जो वृक्षों का घनत्व है वो 70% से अधिक है, अर्थात किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वृक्षों की जो स्थिति है वो 70% से ज़्यादा जो भूमि है उस पर वन है या पेड़ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये सघन वन क्षेत्र है। यदि वृक्षों का घनत्व 40 से 70% है किसी पर्टिकुलर भूमि में, किसी विशेष क्षेत्र में, तो वहां पर ऐसे क्षेत्रों को हम कहेंगे घने वन हैं। तो सघन वन 70% से अधिक, घने वन 40 से 70% के मध्य। खुले वन कौन से होंगे? उससे भी कम का एरिया, कितना? 10 से 40% तक के एरिया में यदि आपके वृक्षों का घनत्व है तो उसे हम कहते हैं खुले वन। और यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सर यदि 10% से कम का घनत्व है तो उसे क्या कहेंगे? तो ऐसे क्षेत्रों को हम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है झाड़ियाँ, जहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 10% से कम होता है वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों को हम झाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। जो वन क्षेत्र या वन भूमि के पेड़ों की पैदावार को बहुत कमज़ोर होती है इन सारी चीज़ों के क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पर 10% से कम एरिया होता है और इसको हम झाड़ियों की संज्ञा देते हैं। और ऐसे क्षेत्र जिन्हें ऊपर के चारों क्षेत्रों अर्थात ना ही झाड़ियों में, ना ही वहाँ पर आपको सघन वन में, खुले वन में या घने वनों की श्रेणी में रखा गया है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहते हैं गैर वन क्षेत्र। अर्थात ऐसे क्षेत्र जो वनों के किसी भी वर्गीकरण में शामिल नहीं है वो गैर वन हो गए। तो हमने यहाँ पर देखा वनों के वर्गीकरण के अंतर्गत सघन वन 70% से अधिक, घने वन 40 से 70% के मध्य, उसके बाद आपके खुले वन 10 से 40% के मध्य, 10% से कम का क्षेत्र झाड़ियों की संज्ञा दी जाती है, और जिनको इन चारों ही श्रेणियों में नहीं रखा गया है उनको हम यहाँ पर गैर वन की श्रेणी में रखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र जो खाद्य संघ एवं कृषि संगठन है उनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें बताया गया कि भारत जो है विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि के स्थान पर 8वें स्थान पर है। तो इस लिहाज से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें स्थान पर कौन है? तो टॉप 10 देशों की स्थिति हम देख लेते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2015 में। शीर्ष 10 देशों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। देशों का नाम है, सीरियल नंबर है आपका। वन जो क्षेत्र है वो हेक्टेयर में यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ ही देश के कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन है उसको यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। और वैश्विक वन का कितने प्रतिशत क्षेत्रों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, जैसे कि सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है, या सर्वाधिक वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्रों का सर्वाधिक घनत्व यहाँ पर कहाँ पर है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनका यहाँ पर आपको आंसर मिलने जा रहा है। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। देखिए, पहले नंबर पे यहाँ पर रूसी है। रूस को हम कहते हैं, रूसी संघ है या रूस को हम कह सकते हैं, जहाँ पर 8,14,931 हेक्टेयर में यहाँ पर वन क्षेत्र हैं। देश का कुल 48% क्षेत्रों पर यहाँ पर वन की स्थिति पाई जाती है, और वैश्विक स्तर पर ये 20% का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है।
दूसरे नंबर पर आपका ब्राज़ील है, डाटा यहाँ पर 4,93,538 है हेक्टेयर के हिसाब से। देश के कुल क्षेत्रफल का 58% यहाँ पर ब्राज़ील में पाया जाता है। तो प्रतिशत के लिहाज से यहाँ पर ब्राज़ील जो होता है रूस से यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर वन की श्रेणी स्थिति पाई जाती है। लेकिन वैश्विक स्तर पर यदि हम वन क्षेत्र के लिहाज से अगर बात करें तो ब्राज़ील का स्थान यहाँ पर दूसरा है, जहाँ पर सिर्फ 12% का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे नंबर पर यदि हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरे नंबर पर कनाडा है। कनाडा का देखिए यहाँ पर 3,47,069 हेक्टेयर है। कुल क्षेत्र वन का प्रतिशत 35 है और वैश्विक स्तर पर ये 9% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका चौथे नंबर पर है, 3,10,095 हेक्टेयर का एरिया है जो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है अमेरिका का। 32% जो है देश की कुल भूमि पर अमेरिका में वन है और 8% जो होता है वैश्विक क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करता है। चीन देखिए 5वें नंबर पर है। आप जानते हैं वैश्विक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से चीन औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उत्पादनों को लेकर, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी चीन को काफ़ी बड़े स्तर पर दोषी भी यहाँ पर अपनाया जाता है। साथ ही पश्चिमी देशों को भी इसका कारण बताया जाता है। इस लिहाज से भी यहाँ पर देखें तो चीन का स्थान यहाँ पर 5वां है। टोटल एरिया की बात करें तो 2,08,321 हेक्टेयर क्षेत्र पर यहाँ पर वन पाया जाता है, जो कि उसकी कुल भूमि का 22% है। साथ ही यहाँ पर कुल अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र का, तो 5% यहाँ पर चीन में पाया जाता है। ये तो पहले 5 हो गए। बेसिकली आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर टॉप 3 या पहले 3 स्थान पर कौन से देश हैं जहां पर वन सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। रूस पहले पर है, ब्राज़ील दूसरे पर है, कनाडा तीसरे पर है। यदि प्रतिशत के लिहाज से पूछा जाए यहाँ तो देखिए प्रतिशत के लिहाज से किसी देश में सर्वाधिक वना क्षेत्र, तो यहाँ पर 58% ब्राज़ील फिर पहले स्थान पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर फिर आपका रूस आएगा और तीसरे स्थान पर कनाडा आएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि वैश्विक वन क्षेत्र के लिहाज से सबसे बड़े जो 3 क्षेत्र या सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर हैं, पहले 3 पूछे जाए, सर्वाधिक पूछा तो पहला यदि पूछा जाए तो रूस है। अगर पहले 3 पूछे जाएंगे तो रूस, ब्राज़ील और कनाडा है। तो इस लिहाज से भी इसको देखते चलना है। कई तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो पहले 5 देख लिए। उसके बाद देखिए छठे नंबर पर यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है। 1,52,578 वर्ग किलोमीटर पर वन है। 65% यहाँ पर देखिए ये आपका ब्राज़ील से भी ज़्यादा यहाँ पर एरिया इनके अंतर्गत आता है, जो वनावरण के अंतर्गत क्षेत्र में है। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये 4% है। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद 7वें नंबर पर है, 1,24,751 हेक्टेयर है। 16% भूमि का यहाँ पर प्रतिनिधित्व वन करता है और वैश्विक स्तर पर ये 3% है। इंडोनेशिया 8वें नंबर पर है, 91,010 हेक्टेयर भूमि है, जो इनके 50% भूमि का जो होता है वनों के अंतर्गत आता है और वैश्विक स्तर पर ये इनका 2% है। पेरू 9वें नंबर पर है, 73,973 वर्ग जो हेक्टेयर है, 58% एरिया है और विश्व में दूसरे स्थान पर है। और भारत यहाँ पर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वनों की श्रेणी के लिहाज से अगर हम भारत में देखें तो 70,682 वर्ग किलोमीटर जो हेक्टेयर है जो वन है। भारतीय जो भूमि है उसका ये 22% है और वैश्विक स्तर पर ये 2% है। तो सर्वाधिक अगर वनावरण के क्षेत्र देखें तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अपनी भूमि का 65% क्षेत्र पर वहाँ पर वन है। इसके अलावा पेरू में यहाँ पर 58% है, ब्राज़ील में 58% है, इंडोनेशिया में 50% है। तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर वनों की श्रेणी देखी जा सकती है। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिए। अब बात करते हैं जो सर्वाधिक वृद्धि की बात की गई थी। सबसे अधिक वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले 5 जो 10 देश हैं 2010 से 15 के में, तो सर्वाधिक वृद्धि किन देशों में हुई है वनों में? तो चीन पहले नंबर पर है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे चिली है, चौथे पर अमेरिका है, 5वें फिलीपींस है, छठे पे में गेबॉन है, 7वें पर लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, 8वें नंबर पर जैसे भारत को बताया गया है, 9वें नंबर पर वियतनाम और 10वें नंबर पर फ्रांस है। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, सबसे अधिक वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला देश, तो वहाँ पर चीन है। और अगर भारत का स्थान पूछा जाए तो वो 8वां नंबर है। इसको ध्यान रखना है। बाकी हो सकता है लिस्ट पूरी की पूरी आपको पूछी नहीं जाएगी, लेकिन पढ़ाने के परिदृश्य से आपको बता दिया गया है। अगली बात करते हैं। अब बात करते हैं अपनी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर वापस आते हैं, जैसे कि हम चर्चा करना हमने प्रारंभ किया था। यहाँ पर देखिए जैसे हमने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछली जो रिपोर्ट आई थी 2017 में आई थी और इस बार की जो रिपोर्ट आई है 2019 में, तो 2 साल का यहाँ पर अंतर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर तुलना करते हैं कि 2017 में जो हमारा डाटा था 2019 के डाटा से तुलना करते हैं कि किसमें वृद्धि हुई है या घटा है या बढ़ा है, कैसी रहा है। तो यहाँ पर देखिए विवरण किन किन चीज़ों का हम तुलना करने जा रहे हैं। देश में वनों और वृक्षों के लिहाज से 2017 में जो रिपोर्ट आई थी
भारत का जो टोटल एरिया था देश में जो वनों और वृक्षों का वो 8,02,088 वर्ग था यहाँ पर, लेकिन इस वर्ष की बात करें 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें अगर हम बात करें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त आच्छादित कुल क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो ये था 2017 में 24.39 किलोमीटर था, और अभी जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 24.56 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट यहाँ पर 17% की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्से की अगर बात करें तो वर्ग किलोमीटर के लिहाज से यहाँ पर 7,08,273 वर्ग किलोमीटर था, जो कि प्रतिशत के लिहाज से 21.54% 2017 में था। जबकि 19 में अगर हम बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशत के लिहाज से इसमें 21.67% है। तो यहाँ पर भी आपको वृद्धि देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर देश में वनों और वृक्षों के लिहाज से आच्छादित कुल क्षेत्रफल के लिहाज से भी यहाँ पर भारत में वृद्धि देखी गई है, और भौगोलिक क्षेत्र में वनों के हिस्से से के लिहाज से भी 2017 के मुकाबले 2019 में वृद्धि दोनों ही स्तरों पर देखी गई है। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि 2019 का डाटा क्या है या फिर किसके कंपैरिजन में कितने की वृद्धि हुई है। तो इन दोनों ही चीजों को आपको इसमें ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंपैरिजन के थ्रू हेक्टेयर वाइज भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वर्ग किलोमीटर के लिहाज से क्वेश्चन पूछता है या फिर प्रतिशत के लिहाज से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों लिहाज से आपको यहाँ पर डाटा आपके पास उपलब्ध है। इसके बाद बात करते हैं कि राज्यवार स्थिति कैसी है। राज्यों के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का राज्यवार जो आंकड़ा कहता है कि प्रतिशत के संदर्भ से, इसको ध्यान रखिएगा, प्रतिशत और क्षेत्रफल दो आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन दोनों आधार पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अलग अलग एग्जाम में अलग अलग संदर्भ में अलग अलग ईयर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रतिशत के लिहाज से। तो प्रतिशत के लिहाज के संदर्भ से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जहाँ पर ऐसा क्षेत्र अर्थात जो भौगोलिक भूमि है उस प्रतिशत के लिहाज से सर्वाधिक जो भूमि क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं वो मिजोरम है। यहाँ पर 85.41% यहाँ पर भूमि आपके वन की स्थिति देखी गई है। अरुणाचल प्रदेश में ये 79.63% है और मेघालय में ये 76.33% है। तो पहले तीन आपके सबसे, अगर पहला सिर्फ पूछा जाए तो मिजोरम है, पहले तीन पूछे जाए तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद अब पहला प्रतिशत था, अब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के लिहाज से, ठीक है। तो हमने वहाँ प्रतिशत के लिहाज से देख लिया तो वहाँ पर मिजोरम था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है तो वहाँ पर पहला स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है। कितना है वर्ग किलोमीटर में, 77,482 वर्ग किलोमीटर। दूसरा किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है, 66,688 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा है छत्तीसगढ़ का, कितना है, 55,611 वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के लिहाज से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, सर्वाधिक प्रतिशत के लिहाज से वन क्षेत्रफल मिजोरम में है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वन क्षेत्रफल में वृद्धि के लिहाज से। अब बात करते हैं, ठीक है, कि सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में, किस राज्य में यहां पर देखी गई। तो यहां पर क्षेत्रफल के लिहाज से सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों की स्थिति अगर हम देखें तो 2017 में यहां पर आंध्र प्रदेश था, 2019 में ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में कितनी वृद्धि हुई अगर आपसे पूछा जाए तो 1025 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है 990 वर्ग किलोमीटर और तीसरे स्थान पर केरल है 823 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर इसको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये डाटा कंपैरिजन के लिए दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा अगर जाएगा तो यही डाटा 2019 का पूछा जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश। यदि पूछा जाए कितना वृद्धि हुई कि आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्रफल के लिहाज से 2019 में कितने एरिया में कितना वर्ग किलोमीटर में वृद्धि वन की हुई है, तो उसको ध्यान रखना है, 990 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोनों के लिहाज से मैं आपको बताता चल रहा हूँ, इनको ध्यान रखना है और इसी तरीके से इसको पढ़ना भी है। तो हमने देख लिया कर्नाटक में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं अब कुछ अन्य प्रमुख बिंदुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कि देश में मैंग्रोव क्षेत्रफल में 2000 जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो कि मूलतः आपको लवणीय जो वन क्षेत्र होता है या पानी होता है वहाँ पर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। तो मैंग्रोव जो वन है उनका जो क्षेत्रफल के लिहाज से 2017 की तुलना में जो वृद्धि देखी गई, यहाँ पर 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। प्रतिशत के लिहाज से 1.10% की यहाँ पर वृद्धि आपको देखी गई है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में मैंग्रोव वनों की वर्ग
वर्ग किलोमीटर के लिहाज से कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो 54 वर्ग किलोमीटर का आपको ऑप्शन टिक करना है। यदि यहाँ पर प्रतिशत के लिहाज से पूछा जाएगा तो 1.10% के लिहाज से आपको ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट क्या है, देश में कुल बांस क्षेत्रफल लगभग 1,60,037 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। 2017 के अनुमान की तुलना में बांस क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 3,229 वर्ग किलोमीटर की। तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बन सकता है कि बांस क्षेत्रफल के लिहाज से भारत में इनका कितने वर्ग किलोमीटर में है, तो 1,60,037 वर्ग किलोमीटर में, और 2017 की तुलना में जो बांस क्षेत्रफल है उसमें कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि अगर दर्ज की गई पूछी जाए तो 3,229 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। तो बांस से संबंधित और मैंग्रोव वनों से संबंधित टॉपिक अब हमने देख लिया। अब हम अगली बात करते हैं कि कार्बन स्टॉक क्या होता है। बेसिकली देखिए, जो कार्बन स्टॉक होता है, जो अकार्बनिक और कार्बनिक रूप में जो वनों में जो कार्बन मौजूद होता है उसी को हम कार्बन स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, 7,124.6 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। कितना, 7,124.6 मिलियन टन कार्बन स्टॉक भारत में अनुमानित किया गया है। 2017 के मुकाबले अगर हम देखें तो यहाँ पर 42.6 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 2017 के मुकाबले 2019 की रिपोर्ट में कार्बन स्टॉक में कितने प्रतिशत की यहाँ पर वृद्धि, कितने मिलियन टन की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 42.6 मिलियन टन की यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। अगर आपको टोटल पूछा जाएगा तो 7,124.6 मिलियन टन। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो वार्षिक वृद्धि के देखिए तो यहां पर 21.3 मिलियन टन है, जो कि 78.1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के जो डाटा है उससे यहां पर अतिरिक्त आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर जो वार्षिक वृद्धि है वो कितनी देखी गई है, 21.3 मिलियन। कार्बन स्टॉक की यहाँ पर देखिए बात की गई है, किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अकार्बनिक और कार्बनिक रूप में वनों में जो कार्बन मौजूद होता है उसी को हम यहाँ पर कार्बन स्टॉक की संज्ञा देते हैं। और वन क्षेत्रों में कार्बन की यदि मात्रा यहाँ पर कम होने लगती है तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा इसमें कार्बन स्टॉक में कमी होगी। और घने वन क्षेत्र वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का ये काम करते हैं। तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पर अवशोषण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को वहाँ पर वो विसरित करते हैं। तो वायुमंडल में और बाकी जो फैक्ट्रीज हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लगातार विसरित की जाती है तो उनको सोखने के लिए एक बहुत बड़े स्रोत हैं हमारे वन। और अगर यदि इनकी संख्या में कमी आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या में वृद्धि हो गई और ऑक्सीजन की संख्या में कमी आएगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएँ आएंगी, तो उससे भी हम यहाँ पर आपको परिचित होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर मैंग्रोव वन, बांस वनों की स्थिति, रिपोर्ट, राज्यों की स्थिति देख ली। अब एट द लास्ट यहाँ पर बचता है कि प्राकृतिक वनों की वनस्पति यहाँ पर देखें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी एट द लास्ट हम टॉपिक को देख लेते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। एक तो वन होता है, दूसरा घास होता है, तीसरी झाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें एक वन है, घास और झाड़ियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वनों का महत्व क्या है। जैसा कि हमने लेक्चर के शुरू होने से पहले ही कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वनों का है उनका कई तरीके से प्रयोग किया जाता है, जिसमें ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और आर्थिक महत्व के संदर्भ से भी प्रयोग किया जाता है और औषधियों के इत्यादि प्रयोगों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम देखेंगे कि वनों का अन्य 3 क्षेत्रों में भी महत्व देखने को मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पर्यावरण बहुत तेज़ी से यहाँ पर बदल रहा है, असंतुलन की स्थिति है, कई सारी प्राकृतिक समस्याएं भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को रोकने के संदर्भ में और प्रदूषण इत्यादि को रोकने के संदर्भ में भी वनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जलवायु का जो नियमन है वो वनों के माध्यम से कहीं ना कहीं संतुलित होता है। जैसे कि वनों से नमी में रहने के कारण तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, जलवायु में परिवर्तन होने से वर्षा इत्यादि की स्थितियां होती हैं। तो अगर आपका तापमान यहाँ पर बदलेगा तो तापमान के हिसाब से फिर अन्य चीज़ें भी परिवर्तित हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी भी बढ़ सकती है या बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो तापमान यदि संतुलित नहीं रहता है तो वहाँ पर समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग कारण लगातार तापमान बढ़ा है, सूखे की स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा आपको बाढ़ की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, चक्रवातों का बढ़ना जैसी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी आपकी प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ पर अस्थिरता की स्थिति आपको देखी जाती है।
इसके लिए वर्षा के जल के बहाव वनों के कारण कम होने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपर्दन नहीं हो पाता है और साथ ही भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। तो वनों के महत्व के संदर्भ में अन्य कुछ पॉइंट हैं कि जैसे यहाँ पर जो वर्षा होती है, वर्षा अगर आपके पर्टिकुलर किसी एरिया में वन नहीं है तो वहाँ पर वर्षा में जब बरसात होती है तो बाढ़ की स्थितियाँ बहुत तेज़ वहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हैं। घर मकान जो भी होते हैं उनको बहुत तेज़ी से, मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से प्रारंभ हो जाता है, मिट्टी का कटाव उसमें बहुत होता है। लेकिन यदि आपका वन होते हैं तो वहाँ पर मिट्टी को वो जकड़ कर रखते हैं, साथ ही पानी को भी सोखने का काम करते हैं और उन्हीं के माध्यम से जो भूमिगत जल होता है वो में भी पानी रिस कर उनके द्वारा नीचे जाता है, जिससे भूमिगत जल में भी वृद्धि होती है। भूस्खलन की समस्याएं नहीं हो पाती हैं पेड़ों के कारण। तो यहाँ पर वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि वर्षा के जल के बहाव को यहाँ पर नियमित करता है वनों के कारण, साथ ही यहाँ पर बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में काम ये सहायक रहता है। भूस्खलन और भू अपर्दन की समस्याएं यहाँ पर करने से रोकता है या उन्हें होने से रोकता है। साथ ही भूमिगत जल स्तर में भी वृद्धि यहाँ पर वनों के कारण देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त वन जो होता है ठंडी हवाओं, आंधी, तूफान इत्यादि को भी रोकने में कहीं ना कहीं सहायक होता है। जैसे हम कहते हैं कि बैरियर का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल आपने 2 चक्रवातों की स्थितियां देखी, जैसे कि आपने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर भी देखा और दूसरी तरफ इधर महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर भी हमने 2 अभी बैक टू बैक यहाँ पर चक्रवात देखे हैं। कहा जाता है यदि आपको चक्रवात हैं, आंधी और तूफान से बचाव का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है कि आप ऐसे एरियाज़ में जो होते हैं एक बाढ़ की जैसे क्रिएट करें, जिसमें पेड़ों को लगातार लगाएं, जो उनकी हवाओं को भी और उनकी स्थितियों को, पानी को इत्यादि को वहाँ पर एक रोकने के लिए बहुत अच्छे माध्यम होते हैं। जैसे कि आप आपदा प्रबंधन की स्थितियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, तो इनका एक अलग बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर वही आपको बातें बताई गई कि वन जो होती हैं ठंडी हवाओं, आंधी, तूफान इत्यादि को भी रोकने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों से गिरी सूखी पत्तियां जमीन में सड़कर खाद का काम करती हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो अर्थात मृदा की जो उर्वरता होती है उसमें उसकी वृद्धि के लिए जो इनके का एक तरीके से हम कहते हैं कि जो पेड़ होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन जो होता है जब मिट्टी उनके पे, चाहे वो टहनियाँ हों, चाहे उनके फल हों या फिर उनके पत्तियाँ हों, जब वो मिट्टी में जाती हैं, गिरते हैं और वहाँ पर काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं तो धीरे धीरे वो गल के सड़ के वहाँ पर कार्बन के रूप में बदल जाते हैं, खाद के रूप में बदल जाते हैं और वो वहाँ की मिट्टी के लिए एक उर्वरा शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में भी इनका एक अपना प्रमुख योगदान है। साथ ही कई प्रकार की वनस्पतियां, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जड़ी बूटी, दुर्लभ जीव जंतु इत्यादि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनके लिए रहने का आवास होता है पशु पक्षियों का, और साथ ही यहाँ पर जड़ी बूटियों के विकसित होने के क्षेत्र, इलाज के लिए उनका, मेडिसिन के क्षेत्र में उनका उपयोग भी वनों के कारण ही यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त वनों की हरियाली प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है आर्थिक के संदर्भ से, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण। तो ये काफ़ी सारे हम इंपॉर्टेंस पहलू देख सकते हैं जहाँ पर वनों का एक अपना इम्पोर्टेंस है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन के संबंधी हो, चाहे मौसम को लेकर हो, चाहे मृदा अपरदन को लेकर हो, या उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने को लेकर हो, औषधि के रूप में हो, राष्ट्रीय आय के रूप में हो, आजीविका के रूप में हो। तो कई तरीके से वनों का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंस और महत्व है। तो इनको ध्यान में रखना है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि वनों का निम्नलिखित तौर पर किस तरीके से महत्व है, उसमें कुछ ऑप्शन दे जाए, औषधि है, उद्योग है, आय है, आजीविका है, इस तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। लास्ट में आता है वनों का वर्गीकरण। देखिए, वन के वर्गीकरण के लिहाज से यहाँ पर कई सारे अलग अलग पर्यावरणविदों और विद्वानों ने इनका वर्गीकरण किया है, जैसे कि एस चैंपियन हैं, डॉक्टर स्पेट हैं, डॉक्टर बी आपकी पुरी हैं, जैसे कई ये सारे पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने, वनस्पति विज्ञानियों ने इनका वर्गीकरण किया है। और वर्गीकरण जो किया हुआ है वही हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, 6 अलग अलग प्रकार में यहाँ पर वनों को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हिमालयी वन, पर्वतीय वन जिसे हम कहते हैं, दूसरा उष्णाद्र सदाबहार वन, तीसरा आर्द्र मानसून वन, चौथा उष्णाद्र पतझड़ वाले वन, पांचवा मरुस्थलीय वन और छठा दलदली वन इसके अंतर्गत आते हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है बेसिकली वनों के प्रकारों को लेकर। इनकी डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, पूछे भी जाएंगे तो वहाँ पर समटाइम इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम देखेंगे, बाकी तो डाटा पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी प्रदेश अथवा पर्वतीय वन की बात करते हैं। तो हिमालय का जो प्रदेश यहाँ पर हम देखें तो ये विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 से 4 हज़ार किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर इनकी स्थितियों का अल्पाइन क्षेत्रों का फिर प्रारंभ हो जाती हैं। उसके नीचे के जो होते हैं अलग अलग कई सारे भागों में इनको डिवाइड करके देखते हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार के जो वन हैं उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विभिन्न ऊंचाइयों पर होते हैं, इसी कारण के प्रजातियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हिमालयी वनों में जो प्रजातियों की विभिन्नता होती है वो किस कारण है, तो वहाँ पर उसका कारण है वे ऊंचाइयों के कारण। वहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है उनकी प्रजातिगत विभिन्नताएं वहाँ पर बढ़ती जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर 8 इन्हें उपभागों में डिवाइड किया गया है हिमालयी या पर्वतीय वनों को। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके अंतर्गत जो वन पाए जाते हैं वो बेसिकली असम क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये वन जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं। प्रमुख प्रजातियां कौन कौन सी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, जैसे जामुन, बेंत, कदम, इरुल, रोजवुड, हल्दी, इसके अलावा पगार है, चंपा, जंगली आम जैसी प्रजातियां इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। ये यहाँ पर देखिए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र के तलहटी क्षेत्रों में यहाँ पर इसकी उपस्थिति होती है। अगर आपको पूछा जाए पेड़ कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाला पेड़ कौन सा है, तो सागवान है, रोजवुड है, अमलताश है, पलाश है, बांस है, सैटनवुड है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त चौड़ी पत्ती वाले वन। चौड़ी पत्ती वाले वनों को अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल तथा असम के हिमालय और उसके निचले ढलानों पर ये वन पाए जाते हैं। तो अवस्थिति इनकी ये है। पेड़ों की बात करें तो यहाँ तो मैचिलस है, मेलेसिमा है, जामुन जैसे पेड़ हैं जो इसके अंतर्गत आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट उप उष्णकटिबंधीय चीड़ के वन इसके, तो बेसिकली यहाँ पर चीड़ नाम दिया ही हुआ है। एरिया देख लेते हैं तो उत्तर पश्चिम हिमालय में 1000 मीटर से 1800 मीटर की यहाँ पर औसत ऊंचाई में ये वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वनों में जो अधिकांश है वो किस प्रकार का पेड़ है, ऑलरेडी यहाँ पर चीड़ लिखा हुआ। ऊंचाई ध्यान रखिएगा, चीड़ के वन कहाँ पाए जाते हैं, 1000 मीटर से 1800 मीटर में, और किस एरिया में पाए जाते हैं, तो उत्तर पश्चिम हिमालय में। नेक्स्ट उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। तो यहाँ पर शुष्क है, तो यहाँ पर आपको पता है शुष्क क्षेत्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर मानसून इत्यादि कमी होती है, नमी इत्यादि ज़्यादा नहीं होती है, और ऐसे क्षेत्रों में यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ अधिक होती हैं क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में की जो श्रेणियाँ हैं, साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो शिवालिक पर्वत पश्चिमी क्षेत्र के में है, 1000 मीटर से ऊपर के भागों में ये वन पाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर। इसके बाद पर्वतीय मध्यम नम जलवायु। इसमें अगर हम देखें तो जो पूर्वी हिमालय है हमारा और उसके एरियाज़ के अंतर्गत जो राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के उच्च पहाड़ी भाग आते हैं, वहाँ पर आपके पर्वतीय मध्यम नम जलवायु का क्षेत्र कहा जाता है इसे। पेड़ पौधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दालचीनी, भोजपत्र और साथ ही जूनियर सित बर्फर है, पांगर है, इत्यादि प्रजातियाँ यहाँ पर आपको पाई जाती हैं। इसके बाद हिमालय मध्यम नम जलवायु। तो यहाँ पर देखें नुकीली पत्ती वाले यहाँ पर आपके वृक्ष पाए जाते हैं। कश्मीर है, हिमालय है, उत्तर प्रदेश है, आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर बंगाल है, इस तरह के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो ऊंचाई है आपकी सिक्किम भी इसके राज्य के अंतर्गत आता है। 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण जो प्रजातियों की बात कर लेते हैं तो इसमें बाज, देवदार, फर, स्पूस, कैल, पांगर, चिलगोजा इत्यादि यहाँ पर पेड़ों की स्थिति हम देखने को मिलती है। तो ये तो हमने देख लिया हिमालय के अंतर्गत जो उनके 8 अलग अलग भाग हैं वहाँ पर इनके वनों की स्थिति। इसके बाद अल्पाइन वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 3600 बेसिकली जो मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन हैं उनको हम अल्पाइन वन कहते हैं। एरिया की बात करें तो कश्मीर में इसे मर्ग और उत्तराखंड में इसे बुग्याल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अल्पाइन वन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जानते हैं। इसमें पेड़ पौधों की अगर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर झाड़ियाँ, फर्न, घास, रंग बिरंगे पुष्प और सुगंधित जड़ी बूटियाँ इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद उष्णाद्र सदाबहार वन। 200 सेंटीमीटर की औसत वर्षा, 25 डिग्री के तापमान वाले क्षेत्रों को उष्ण सदाबहार वन कहा जाता है। एरिया यदि आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर हिमालय की तराई हो गई, पूर्वी हिमालय का हो गया, दक्षिण में पश्चिम घाट के ढलान हो गए, अन्नामलाई, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एरिया जो आता है वो उष्ण सदाबहार वनों के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इन वनों में जंगली आम, रोजवुड, बांस, ताड़, महोगनी, रबड़ जैसे वृक्ष यहाँ पर आसानी से आपको देखने को मिलते हैं। एक और विशेषता इसकी है कि इनकी ऊंचाई जो सामान्यतः होती है वो 30 से 40 मीटर की होती है। तो काफ़ी ऊंचे यहाँ पर वृक्षों की स्थिति आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि उष्ण सदाबहार वन, तापमान 25 डिग्री, वर्षा 200 सेंटीमीटर। एरिया की बात करें तो हिमालय की तराई है,
पूर्वी हिमालय है, दक्षिण पश्चिम घाट के मैदान हैं, कुछ राज्यों के हिसाब से केरल है, कर्नाटक है, तो इनको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार है। पेड़ की बात करें तो रोज़, बांसबुट, ताड़, महोगनी जैसे वृक्ष हैं। नेक्स्ट है आर्द्र मानसून वन। देखिए आर्द्र है बेसिकली वहाँ पर आपकी आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर बरसात भी होती है, थोड़ी गर्मी बनी रहती है। तो यहाँ पर ऐसे जो एरिया जैसे पंजाब से असम तक का जो हिमालय के जो ढलान के एरिया आपको देखने को मिलता है, उसे हम आर्द्र मानसून वनों की स्थिति कहा जाता है। औसत वर्षा देखिए यहाँ पर कितनी है, 100 से 200 सेंटीमीटर का। और साथ ही जो अन्य जो क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण में मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, कर्नाटक का और केरल के शुष्क भागों में, साथ ही उत्तर प्रदेश व बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा पश्चिम पंजाब के राज्यों में भी ये वन आपको फैले हुए हैं। तो पूरे भारत में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में भी हैं, पूर्वी भारत में हैं, उत्तर भारत के एरिया में भी यहाँ पर इनकी स्थिति देखने को मिलती है, विस्तार देखने को मिलता है। वनों की बात करें तो जो पेड़ पाए जाते हैं जैसे सागौन है, आम है, पलाश है, शाल है, लाल चंदन है, शाख है, तेंदू है, सहतूत है, ये जो प्रजातियां हैं वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे हैं, चौथा आपका उष्णार्द्र पतझड़ वाले वन हैं। इसमें अगर हम देखें तो मूलतः जो प्रायद्वीपीय भारत का एरिया आता है और आपका उसके मध्य का जो भाग है, हम कहें मध्य प्रदेश इत्यादि का एरिया जो आता है, वहाँ पर इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। एरिया जैसे हरियाणा से है, हरियाणा से आप ले लीजिए, पंजाब भी इसके अंतर्गत है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक का जो दक्षिण पश्चिमी के एरिया हैं उसका ये पूरा एक एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर पतझड़ वाले वनों की स्थिति आपको अधिक देखने को मिलती है। साथ ही अगर नदियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, चंबल नदियाँ यहाँ के आसपास के एरिया में आपको देखी जा सकती हैं। इन एरिया बेसिकली उष्णार्द्र पतझड़ वाले वनों के आसपास। दक्षिण की बात करें तो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर 1800 मीटर की ऊंचाइयों पर, साथ ही सतपुड़ा की पहाड़ियों पर 1000 मीटर की ऊंचाइयों पर भी ये वन पाए जाते हैं। तो दूसरा यहाँ पर अगर आपकी ऊंचाई के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है कि उष्णार्द्र पतझड़ वाले वन किस ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उष्णार्द्र पतझड़ वाले वन भी आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो लॉरेल है, खेर, साल, बांस, मैग्नेलिप, चेस्टनट के वृक्ष जो होते हैं यहाँ पर बहुतायत मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर मरुस्थलीय वन है। मरुस्थलीय वन का हमें पता है वर्षा बहुत ज़्यादा होती नहीं है, 25 सेंटीमीटर से बेसिकली वर्षा वहाँ पर कम ही होती है। यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उनकी अपनी वृक्ष या मूलतः पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, साथ ही झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो मूल रूप से यहाँ की एक विशेषता होती है मरुस्थलीय प्रदेशों में, इनके जो पत्तियाँ होती हैं वो या तो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो तनी हैं या जड़ हैं जैसी चीज़ें हैं, या फिर बहुत मोटी और मांसल यहाँ पर स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी मोटी हैं, गहराई तक होती हैं, जल के अभाव कारण ऐसा वो बहुत नीचे तक यहाँ पर विकसित हो जाती हैं। साथ ही झाड़ियों की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत छोटी या कांटों भरी होती हैं, जिसमें जल का कम से कम वाष्पीकरण हो सके। इसके अलावा एरिया की बात करें जहाँ पर ये पाए जाते हैं तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, मूलतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पर मरुस्थलीय वन क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, वो प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण प्रायद्वीप में आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी आपके मरुस्थलीय वनों की स्थिति आपको देखी जा सकती है। पेड़ों की अगर बात करें या वृक्षों की या प्रजातियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बबूल है, कीकर है, खेजड़ा है, नागफनी है, खजूर है, खैर है, रामबास की जो प्रजातियां हैं वो इसके अंतर्गत आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में देखने को मिलती हैं। एट द लास्ट दलदली वन की बात करते हैं। देख लीजिए जो दलदली वन है ये मूलतः डेल्टाई और पूर्वी घाट के तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर इन वृक्षों में जो होती है नमी सोखने की जो शक्ति है वहाँ पर वो अधिक अलग ही चीज़ों पर होती है, अलग ही कहते हैं स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखते हैं तो 30 से 35 मीटर के आसपास के एरियाज़ में है। क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जो नदियों का जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनकी स्थिति आपको ज़्यादा देखने को मिलती है दलदली वनों की, क्योंकि जो मिट्टी होती है वहाँ पर जो पानी का जो लगातार उनके साथ सम्मिलन होता रहता है उसके कारण दलों का जो होता है दलदल जो होते हैं विकसित होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन गंगा जो वन है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में यहाँ पर आपको अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अगर हम बात करें तो आपने सुंदर वन का आपने नाम सुना होगा, जो कि आपके पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है।
इसके अलावा यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं इसमें हम नारियल, ताड़, रोजीफोरा, फोनिक्स और केवड़ा आदि की प्रजातियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत यहाँ पर सभी चीज़ों को, चाहे वनों की वर्गीकरण हो, चाहे वनों की स्थिति हो, उनमें वृद्धि हो, क्षेत्रफल के लिहाज से हो या फिर आपके वनों क्षेत्रफल हो, भारत का वैश्विक स्तर पर तुलना करके भी देख ली। तो ये सारे कई तरीके के इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी भी मैंने चर्चा की है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि डाटा काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर। तो आप इनका मैपिंग भी कर सकते हैं, मैप में भी आप इनको बना सकते हैं। जैसे वनों का क्षेत्रफल है तो आप भारत के मैप में बना सकते हैं इन्हें, सारा डाटा इसमें दिया हुआ है, वन है, साथ ही पेड़ वहाँ पर आप एक जस्टिफाइड करके इनका ग्राफिंग कर सकते हैं सारी चीज़ों को लेकर। तो इसको अपने स्तर पे याद करने को लेकर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर क्रिएटिव हो सकते हैं। डाटा आपको पूरा है, सारी PDF यहाँ पर है, इसको लेकर कैसे याद करना है। तो मैपिंग एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है जहाँ पर इन चीज़ों को आप दर्शा कर इन्हें आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सारी चीज़ों को लेकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट हमने देख ली है। नेक्स्ट यहाँ पर बचता है उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट की भी एक अलग से वीडियो के बनाकर वहाँ पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में देखेंगे और उससे संबंधित डाटा को देखते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।